अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता एंड आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 12 के बारे में और इस चैप्टर का टाइटल है फ्रिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई ईमेल ID। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन सेंड मी द मेल। ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, और अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर के PDF को डाउनलोड करना तो आपको ये टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है मैंने। इस पर आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे PDFs मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 और क्लास 7 साइंस NCERT के चैप्टर्स को भी देखना तो उसके लिंक भी आपको यहीं पे दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या होता है? प्रीवियस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्रिक्शन जो है वो भी एक तरीके का फोर्स है। तो फ्रिक्शन क्या है? फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो क्या करता है, वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेसेस, कोई भी दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इन दोनों सरफेसेस के मोशन को अपोज करेगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? फ्रिक्शन। मतलब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ये मान लीजिए सड़क है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो ये दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इन दोनों को मोशन को अपोज कर रहा है। जब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर धक्का मारा इसको, लेकिन कुछ चीज़ है जो अपोजिशन क्रिएट कर रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि अपोज कर रही है मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन जो करता है वो कहाँ पे एक्ट करता है? ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द बॉडीज। जो दो सरफेसेस हैं, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी जो दो सरफेसेस हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में जो एक्ट करता है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन के बारे में। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। देखिए, दो ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। रेलगाड़ी भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं, रेलगाड़ी के कंपैरिजन में आप चल रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो हम उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा आगे आगे। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखिए। ये एक पर्सन है, ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल फोर्स जो इसको यहाँ पे खींचने नहीं दे रही, इसको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। वो इस डायरेक्शन में है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने बात किया था फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो उसमें रिजल्टेंट देखा जाता है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है। मान लीजिए इधर 10 न्यूटन फोर्स लगी हुई है फ्रिक्शन, यहाँ पे भी अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचेंगे तो नहीं खींचेगा, रिजल्टेंट 0 रहेगा। तो आपको कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम 12, मतलब 10 से ज़्यादा, है ना। तो अगर आपने 12 लगा दी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इस तरफ लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोज कर रहा है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, आप जो है उसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, पुल कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो भी होगा उन दोनों की फोर्स का, वो काम करेगा। अब रिलेटिव मोशन की हमने बात किया था। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, दूसरा चल रहा है 28 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो रिजल्टेंट क्या होगा? इन द फ्रेम ऑफ रोड, अगर हम रोड से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, बी चल रहा है 28 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इन फ्रेम ऑफ कार ए, अगर हम ए के फ्रेम से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा हमें? तो हमें दिखेगा, क्योंकि ए जो है 30 मीटर की स्पीड से चल रहा है और ये 28 मीटर की स्पीड से चल रहा है, तो अगर ए इसको बैठ के देखेगा तो इसको ये दिखेगा रिजल्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड इसकी तरफ आता हुआ। आप देखिए, क्योंकि 30 मीटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो 28 चल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? इसका रिजल्टेंट ये हुआ, ये से तेज चल रहा है तो इसको ये 2 मीटर अपने तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप सेम बी के फ्रेम से देखेंगे तो क्या होगा? बी जो है 28 चल रहा है इस तरफ और बी चल रहा है 28 मीटर पर सेकेंड, तो इसको दिखेगा ए अपने तरफ आता हुआ 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो ये वाले डायग्राम से आपको ज़रूर समझना पड़ेगा रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन होता है जिसके रिलेशन से आप देख रहे हैं।
अगर रोड के रिलेशन से हम देखेंगे तो हमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक 30 मीटर से और एक 28 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर आप ए के फ्रेम को देखेंगे तो 28 का मतलब वो उससे कम है, तो वो उसको अपनी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। अगर आप बी के फ्रेम से देखेंगे तो ए उसको 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से उसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव मोशन। इसको रिलेटिव मोशन कहा जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत बेसिक है, अभी रिलेटिव मोशन के ऊपर ही हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शन क्यों होता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्यों होते हैं, मतलब फ्रिक्शन का कारण क्या है। फ्रिक्शन को हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हम सड़क पे चल पाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमारा चलना सबसे पहला, वो पॉसिबल किस लिए, फ्रिक्शन है। कभी आपने आजमाया होगा, जब आप बर्फीली जगहों पर जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे तेल पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, तो आप नहीं चल सकते, आप स्लिप हो जाते हैं, आपका पैर फिसलेगा। क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है। तो कॉजेज़ क्या है फ्रिक्शन के, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ ज़रूरी नहीं है, सोचिए। फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है हमारे मशीन्स के बीच में, क्योंकि जो हमारी मेटल की जो मशीन्स रन करती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन उनके बीच में होगा तो वो गर्म हो जाएंगी, वो वियर ऑफ हो जाएंगी। तो हम उनके बीच में लुब्रिकेंट्स डालते हैं, हम उसके बीच में ऑयल्स डालते हैं, हम उसके बीच में ऐसे सब्सटेंस को डालते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को रोक पाए। तो फ्रिक्शन बहुत सारी जगह पे ज़रूरी है, फ्रिक्शन बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, बहुत ही बेसिक सी बात है। फ्रिक्शन होने का कारण है सरफेस इरेगुलरिटीज़ है, सरफेस अनइवन है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट है, उसके बीच में इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है। तो एडेसिव फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो ये क्या है, एक दूसरे को एडेसिव मतलब चिपका के रख रही है। ब्लोइंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये आप देख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है। जिस भी तरफ आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन उसका ऑपोजिशन में हमेशा चलेगा, ठीक है। तो सरफेस इरेगुलरिटी क्या होती है, जितनी भी सरफेसेस आप देखेंगे, कोई भी सरफेस आप देखते हैं, जब आप उसको जूम करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो आपको वो सरफेस अनइवन दिखाई देगी। उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। उसके अंदर क्या होगा, हिल्स होंगी, वैलीज होंगी, इंटरलॉक होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे ही दूसरी सरफेस के ऊपर रब करेंगी दो सरफेसेस, तो वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो ये अनइवननेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस इरेगुलरिटीज। और रफनेस, ये जो रफनेस होती है ना, वो ही फ्रिक्शन का कारण है। जो रफ सरफेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज वाइल स्मूथ सरफेस हैव लेसर इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे जितने भी अनइवन जगह होती है, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स क्या होती है, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट दे स्टार्ट टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड बिगिंस टू स्टिक विद ईच अदर। तो उसको बोलते हैं एडिशन। दो सरफेसेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो उनके बीच में क्या फोर्स लग जाती है, फिर एडहेसिव फोर्स भी लग जाती है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। When we try to move objects that are on top of another, we are basically breaking the bonds or overcoming the adhesive forces. तो हम adhesive force से fight कर रहे होते हैं। ये देखिए, cohesive force क्या होती है, attracts is the attraction force between the water molecules. This causes fluid to form round shape. देखिए, जब पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, वो उस पानी की बूंद में वाटर के कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप पानी की बूंद को देखेंगे तो उसके अंदर H2O ही तो है मॉलिक्यूल। कितने सारे होंगे एक पानी की बूंद में, बहुत सारे। वो क्या रहते हैं, वो एक गोल फॉर्म में बूंद बन के रहते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन है। दिस कॉजेज फ्लूइड टू फॉर्म ए राउंड शेप, whereas the molecules can be as closely packed together as possible. वो पास पास में वो चिपके रहते हैं। adhesive force क्या होता है, are the force which attracts the water molecules to other surfaces causing them to stick. अब जब आप पानी किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे, एक फोर्स तो वो है, वो कोहेसिव फोर्स है, वो पानी के खुद के मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड करके रखती है, चिपका के एक दूसरे से। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स किसी और सरफेस के साथ चिपके हुए हैं, उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स, ठीक है। वो उसको उसके साथ स्टिक करके रखेगी, दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। फिर प्लोइंग इफेक्ट क्या होता है,
When surfaces are soft or can change their shape easily, they get deformed when they come in contact with another object. एग्जाम्पल क्या है, कारपेट्स. व्हेन हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन देम, तो उसमें क्या होगा, वो ऐसे नीचे धस जाएगा कारपेट, है ना. वेरी लाइक कॉज बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेस. दिस इफेक्ट ऑफ सरफेस सिंकिंग इनटू ईच अदर इज नोन एज फ्लोइंग इफेक्ट. दो ऑब्जेक्ट जिसमें एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें क्या होता है, वो सिंक इन हो जाता है, तो इसको फ्लोइंग इफेक्ट कहा जाता है. वो भी रेजिस्ट करेगा, तो उसको फ्लोइंग इफेक्ट बोलेंगे. ठीक है. फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को. उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. सबसे पहला फैक्टर, ऑब्वियसली अगर सर्फेस पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा. फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सर्फेसेज, एग्जाम्पल ग्लास एंड रबर. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. बिल्कुल नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. स्टेट ऑफ स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ लेस फॉर स्मूथ सर्फेसेज, इट इज़ मोर फॉर रफ सर्फेसेज. फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेज प्रेस टुगेदर. अब आप ये देखिए, जो सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होती है, फ्रिक्शन उसका क्या होगा, बढ़ जाता है. तो इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं, जब भी आप किसी बर्फ़ वाली जगह पर चलने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं आप, जो है अपने जूते जो होते हैं उसके बीच में स्पाइक्स होने चाहिए, ताकि वो क्या करे, वो रफ सरफेस प्रोवाइड कर दें और वो हमें फ्रिक्शन से ज़्यादा मिले, हमें फ्रिक्शन, और हमें गिरने से बचाए. सिमिलरली अगर आप गाड़ियाँ लेके जाते हैं ऐसी स्लिपरी जगहों पर, तो क्या होना चाहिए, गाड़ी के टायर घिसे हुए नहीं होने चाहिए. घिसे हुए होंगे तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और स्किड कर जाएगी गाड़ी. तो इसलिए गाड़ी के टायर न्यू होने चाहिए. जबकि आप बर्फ़ पे वाली ऊंची जगहों पे जाएंगे तो गाड़ी के टायर में चेन्स बांध दी जाती हैं बर्फ़ पे चलने के लिए. क्यों, चेन्स का क्या रोल है, वो फ्रिक्शन को और बढ़ा देती है ताकि गाड़ी स्किड ना करे, फिसल ना जाए. ठीक है, तो ये उसका अप्लाइड है. तो फिर क्या होता है, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर. As more surfaces in contact and more bonds are formed, more bonds to break means more friction. जितनी वो ज़्यादा तरीके से वो कॉन्टैक्ट में रहेंगी, चिपकी रहेंगी, तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए. Only the normal reaction force exactly perpendicular to the two surfaces increases the friction. दो सर्फेसेस हैं, उनके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगेगी तो वो क्या करेगी, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देगी. देखिए ये दो सरफेस हैं, ब्लॉक है और ये ब्लॉक है और ये टेबल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है. तो ये क्या है, ये फोर्स जो है फ्रिक्शन को बढ़ा रही है. एक इस तरफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और एक यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे और इसको दबाना शुरू कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को बढ़ा देगा. फिर हम बात करते हैं कैलकुलेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस वी कैन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स अपोज्ड बाय डिफरेंट मटेरियल्स. हम इसका पता लगा सकते हैं. सैंड पेपर गिव्स अ हायर रीडिंग एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील. अब अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की है एक सरफेस और एक सैंड पेपर है, तो किसकी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली सैंड पेपर की, क्योंकि सैंड पेपर ज़्यादा इरेग्युलर है. तो पॉलिशिंग सरफेस जो होते हैं इन कॉन्टैक्ट चेंज द फ्रिक्शन. अगर आप कोई सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो उसके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा. पॉलिशिंग सरफेसेस रिड्यूसेस इरेगुलरिटीज़, यही है, उनकी जो रफ सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी. अगर आपने इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ये आप सारी चीज़ें समझते हैं. ये वाले में हम बता चुके हैं, ये एक स्प्रिंग जो है इसको मेजर कर रहा है, ये एक स्प्रिंग है जो पुल कर रहा है, और फ्रिक्शन ये ब्लॉक है, ये मेजर कर रहे हैं हमें एक्चुअली इसमें ना. देखिए एक स्प्रिंग यहाँ पे ये लगा हुआ है, इससे आप इसको खींच रहे हो. फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑपोजिशन में लगा हुआ है, तो ये जो है कितने न्यूटन फोर्स लगाई, ये दिखाता रहेगा न्यूटन में, तो ये बता देगा कि भाई 5 न्यूटन फोर्स पे ये खींचा, तो ये 5 न्यूटन क्या है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट. फिर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, द फोर्स दैट इज exactly applied that is exactly perpendicular to the surface in contact is called normal reaction force. It increases the frictional force. ऑब्वियसली बात है, आप अगर दो ऑब्जेक्ट के जो परपेंडिकुलर में कोई फोर्स लगा देंगे तो वो उसके बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा देगी ना. Here the normal reaction force and weight cancel. ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये वेट है,
इसका वेट है, तो ये क्या करेगी, ये इसको बढ़ा देती है फ्रिक्शनल फोर्स को। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन ड्यू टू द बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, और उसके वो जो फोर्स लगा रही है सरफेस, जो जिस भी सरफेस के ऊपर वो कॉन्टैक्ट में रहेगी, उसके ऊपर वो जो फोर्स लगाएगी उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको हिलने नहीं दे रही है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, इस तरफ से हम खींच रहे हैं, और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको अपोज कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हिलेगा नहीं। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? एक सब ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा। काइनेटिक मतलब वो मूव कर रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। उसमें क्या हो सकता है? स्लाइडिंग हो सकता है, रोलिंग हो सकता है। स्लाइडिंग मतलब आप एक सरफेस के ऊपर उसको घसीट रहे हो, स्लाइड करा रहे हो। रोलिंग, आपने उसके बीच में कोई रोलर जैसे डाल दिया है जिससे वो रोल कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा। स्लाइड में क्या होता है? दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, वही घसीट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको धक्का लगा रहे हो आप, तो वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में पूरी की पूरी सरफेस मूव कर रही है। रोलिंग में क्या होता है? आपने उसके बीच में कुछ ऐसा टायर्स डाल दिया या तो कुछ रॉड्स डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो रोल करते हुए जाएगा। ये देखिए रोलिंग फ्रिक्शन। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शन ऑफ फ्रेनेमिंग। हाउ डज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट? अब देखिए, जब दो सरफेस, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए खराब क्यों होता है। फ्रिक्शन हमारे लिए खराब तब होता है जब हम, ये फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? मशीन्स के बीच में लग रहा है। मशीन्स के बीच में क्या हो रहा है? जो दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, वो मशीन जब रन करेगी, जब वो एक दूसरे के साथ मूव करेंगे वो दोनों सरफेस, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जो है, एज फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। दैट मेक्स पार्टिकल वाइब्रेट, उसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, जिससे काइनेटिक एनर्जी निकलती है, और वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दो सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, मान लीजिए इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं? जब आप इसको मूव करने की कोशिश करोगे तो इसके बीच में क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और पार्टिकल्स जो बीच में है ये वाइब्रेट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो दोनों सरफेसेस हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो एप्लीकेशन क्या होती है, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है फ्रिक्शन की? ये तो आपने समझ लिया कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है, अल्टीमेटली वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल। तो ये जो हीट है यही खराब है, यही हमारे मशीन्स को डैमेज करती है। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इसको रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे ऑयल्स का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन के एप्लीकेशन की। तो हमारे को फ्रिक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है? राइटिंग, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा पेन के बीच में और पेपर के बीच में तो आप लिख नहीं सकते। वॉकिंग, रनिंग, टायर ऑन अ कार, नेल्स स्टे इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, यूजेज ऑफ मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी अगर आप फ्रिक्शन नहीं होगा। माचिस की तिल्ली कैसे जलती है? जो वो सरफेस लगी होती है और जो ऊपर सल्फर लगा होता है, उसको आप ऐसे करते हैं तो फिर वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाती है। चलते कैसे हो आप? देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमारा जो बॉडी वेट है वो इसको पुश करता है, इन रिटर्न ये इसको पुल कर, धक्का देता है, ऑपोजिट फोर्स लगाता है, और इसके बीच में फ्रिक्शन है, इसी वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जैसे ही इस पर पैर रखते तो ये स्लाइड हो जाता। फ्रिक्शन जो है यही जो हमें पुश फोर्स फ्रॉम द सोल ऑफ द शू ऑन द ग्रास, देखिए, और पुश फ्रॉम द ग्रास ऑन द सोल ऑफ द शू, ऑपोजिट फोर्स। आपने इसको पुश किया, ग्रास ने भी आपको पुश किया, ग्राउंड ने भी, तो आप चल पाते हो। री इन्वेंट द व्हील, तो अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम व्हील की बात भी करेंगे। अच्छा, हमने यूजेज देख लिए फ्रिक्शन के, हम लिख पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, हम माचिस की तिल्ली जला पाते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है री इन्वेंट द व्हील, रोलिंग एंड यूजिंग थ्रेड्स टू चेंज फ्रिक्शन। देखो, यूजिंग बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। देखो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, आपने ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन था? दो फ्रिक्शन पढ़े थे हमने, देखिए यहाँ पे पढ़े थे ना हमने, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग वाले फ्रिक्शन में क्या होगा? ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, स्लाइड हो रही है।
अगर आपने इसके बीच में ऐसा कर दिया, इसके बीच में ऐसे रॉड्स डाल दिया, टायर्स डाल दिए, तो क्या होगा, ये छोटी छोटी सरफेस कांटेक्ट में आएंगी, इसके अंदर पूरा का पूरा कांटेक्ट में आ रहा था सरफेस, तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, छोटे सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। थ्रेड्स ऑन द टायर्स हेल्प एक्सपंज वाटर एंड गिव बेटर ग्रिप बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ये मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी पानी वाली सरफेस पे ड्राइव कर रहे हो या जहाँ पे स्नोफॉल हुआ हुआ है उधर ड्राइव करोगे तो क्या होगा, आपके टायर्स के बीच में फ्रिक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम फ्रिक्शन होगा, घिसे हुए टायर होंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एक तो घिसे हुए टायर, ऊपर से पानी आ जाएगा बीच में, तो क्या होगा, स्किड हो जाएगी गाड़ी, रुकेगी नहीं, स्किड करेगी। ये आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा। देखो रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होता है इसमें बताया गया है, ये एक सरफेस है, एक तो आप एक ब्लॉक रख दो पूरा इस पे, तब तो इसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, देखो व्हील को पुश किया जा रहा है, रोल कर रहा है, और फिर फ्रिक्शन रेजिस्ट रोलिंग, रोलिंग पे रेजिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, रोलिंग प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मशीन यूज बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, मशीन्स के बीच में बॉल्स डाल दी जाती हैं, बॉल बेयरिंग जॉइंट्स बना दिए जाते हैं ताकि वो बॉल्स के बीच में कम कम फ्रिक्शन हो। अगर पूरी की पूरी सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आएगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये इसका अप्लाइड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये देखिए ये स्काई डाइविंग है। स्काई डाइविंग में क्या हो रहा है, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। अब जो फ्लूइड है, जो भी जैसे पानी हो गया, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई करता है इसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज द शेप ऑफ द बॉडी एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। देखिए नेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर तो डिपेंड करता ही है कि उसके अंदर उसकी अगर मान लीजिए वो उसके अंदर कितने मिनरल्स हैं, क्लियर वाटर है कैसा वाटर है, तो उसके नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो बॉडी है उसका वेट कितना है, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड कितनी है और शेप कितना है, स्पीड और शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। वेट तो क्या करेगा, वेट इसका नीचे का फोर्स लग रहा है और जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही वाटर ने धक्का मार दिया, उसको तो हम बायोंसी कहते थे, ये तो हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में भी। थर्स्ट क्या होता है और ड्रैग होता है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है और वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ड्रैग फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। देखिए जिस पानी में आप स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो अपना प्रेशर लगाता है ना पीछे की तरफ, तो उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। फाइन, इसीलिए जो शेप की हम बात कर रहे हैं, जो शेप होती है जैसे आपने देखा होगा इस तरीके की शेप बनाई जाती है जो फिश की शेप है, ताकि कम से कम ड्रैग हो। फिश की जो शेप होती है उसका ये होता है, ये बॉडी इस तरीके से पॉइंटेड बना दी जाएगी, एरोडायनेमिक बॉडी भी बोलते हैं, एयर को भी कट करती है, सेम फ्लूइड के केस में भी इसको कट करेगी इस तरीके से। अगर आपने इस तरीके का शेप बना दिया मान लीजिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, तो इस तरीके का जब आप शेप बनाएंगे फिश जैसा, तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स कम लगेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज द स्मॉल चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने छोटे छोटे से कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, इसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको अप्लाइड पार्ट बताया उसका, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी नहीं है। तो अगर इस चैप्टर से सवाल आते हैं तो भी इसी तरीके के सवाल आएंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से किया जाता है, बेसिक स्टेटमेंट्स आएंगे इसमें। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।